नमस्कार दोस्तों, एनवी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आने वाले दिसंबर में जो सी टेट का एग्ज़ाम होना है, उसके तैयारी के लिए हम आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से हैं। और यह प्रश्न जो हैं अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी इसी तरह के प्रश्न आपको दिखाई देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। एक शिक्षक जो है किस भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है सत्तावादी, बिल्कुल नहीं, वो सत्तावादी नहीं होना चाहिए। दूसरा है अधिनायकीय, बिल्कुल ये भी नहीं होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन अनुमतिपरक, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक जो शिक्षक जो है उसकी भूमिका होनी चाहिए एक सुविधादाता के रूप में, जो बच्चों को जो है पढ़ाई में मदद कर सकें, वह उसको मार्गदर्शित कर सके, उसको क्या करें, मार्गदर्शित करें, जिससे बच्चा जो है अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो पहला का आप सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सुविधादाता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, यानी आकलन का उद्देश्य क्या है। तो चलिए ऑप्शनों को देखते हैं। पहला में कह रहा है कि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, बिल्कुल नहीं। आपका आकलन का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे में भय और तनाव आए, ये कहीं भी नहीं होना चाहिए, इसको तुरंत कट कर दो। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, बिल्कुल सही उत्तर है, पॉजिटिव सकारात्मक विकल्प है। यानी कि आकलन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि विद्यार्थियों और शिक्षकों की फीडबैक प्राप्त हो, ताकि हम वो कमी को सुधार सकें और एक अच्छी शिक्षण या एक अच्छी अधिगम हम उपलब्ध करा पाएँ। अगले ऑप्शन को देखते हैं। यह केवल वर्ष में एक बार होने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, एक बार तो नहीं होना चाहिए। सीसीए कहता है कि हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करें, ताकि बच्चों को जो है समय समय पर उसके आकलन कर सकें और अंत में भी उसको अच्छे से आकलन कर सकें, ताकि बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे सकें। और अगला ऑप्शन कहता है, ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलना। तुलना तो ये तुलनात्मक बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये तुलना, बच्चों में तुलना न करें। हर बच्चा विशेष होता है, उसके अनुरूप हम उसको शिक्षा दें, ताकि बच्चा जो है अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो प्रश्न नंबर दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या होते हैं, वे बच्चे होते हैं जो सामान्य बच्चों की तरह अध्ययन नहीं कर पाते हैं, उनमें मानसिक या फिर शारीरिक रूप से अक्षमता होती है, वे सामान्य अधिगम में। तो चलिए ऑप्शनों को देखते हैं कि इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय में शामिल करना क्या है। तो पहला ऑप्शन में कह रहा है कि एक काल्पनिक लक्ष्य, बिल्कुल गलत है। उसको एक कल्पना कर सकते हैं, उसको विद्यालय में ला सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा। दूसरा है कि जिनमें अक्षमता ना हो, यानी कि सामान्य बच्चों के लिए जो ये हानिकारक होंगे। क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हानिकारक होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा ये तो। तीसरा ऑप्शन में देखते हैं, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। नहीं, विद्यालय में तो भार नहीं बढ़ेगा। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं शामिल करना, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को साथ में सामान्य बच्चों के साथ में सम्मिलित करके हम शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। एक प्रतिभावान जो विद्यार्थी है उसकी क्या विशेषता होती है। चलिए ऑप्शनों को देखते हैं। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि वह आक्रामक व कुंठित होगा। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, वह आक्रामक नहीं होगा एक प्रतिभावान विद्यार्थी। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कि यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं, तो वह कम प्रेरित अनुभव करेगा और रुक जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कि अगर एक प्रतिभावान विद्यार्थी को जो है हम
उसके लायक गतिविधि नहीं कराएंगे तो वह कम मोटिवेट होगा और उससे बहुत जल्दी बोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि वह बहुत ही तुनक मिजाज होगा, ये तो गलत जवाब है। वह रस्मी व्यवहार करेगा, बिल्कुल गलत है। एक प्रतिभावान विद्यार्थी जो है ये ऑप्शन नंबर 2, वो कम प्रेरित अनुभव करेगा और ऊब जाएगा अगर उसको चुनौतीपूर्ण गतिविधियां नहीं कराई जाए। चलिए अगले प्रश्न के लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां में कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। यानी एक शिक्षिका हैं, वो जो है अपने कक्षा में प्रभावी अधिगम कराना चाहती हैं, एक अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर नहीं, बच्चों को केवल पुरस्कार देकर, लालच देकर हम उसको अधिगम को नहीं बढ़ा सकते। दूसरा है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, नहीं उसको ड्रिल और अभ्यास तो नहीं करा, अभ्यास कराना है बट उससे हमको प्रभावी अधिगम नहीं मिल पाएगा। तीसरा ऑप्शन को देखते हैं, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता की ओर प्रोत्साहन, प्रोत्साहन तो करना है लेकिन आपको प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहन नहीं करना है, प्रतियोगिता आपस में नहीं कराना है, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है और उसके अनुरूप ही उसको हमको शिक्षा देना है। ऑप्शन नंबर चौथा यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के साथ संबंधित करके, यानी वे विषय वस्तु जो आप पढ़ा रहे हैं उसको विद्यार्थी के जीवन से संबंधित कर दें, ताकि वह बच्चे आसानी से उसे समझ सके और अच्छे से अधिगम प्राप्त कर सके। तो 5वां का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6वां। प्रश्न नंबर 6वां क्या कह रहा है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? कौन कौन से कथन जो है सही है? 3 कथन दिए गए हैं, इन 4 कथन दिए हैं, इसको पढ़ने हैं और जो सही कथन होगा उसके हिसाब से आपको ऑप्शन में टिक करने हैं। तो पहला में कह रहा है कि बच्चे जानकारी के लिए निष्क्रिय होते हैं, यही ऑप्शन सबसे गलत है और गलत है और उसमें सही पूछा गया है, तो एक जो है बिल्कुल गलत है, तो एक वाला कट हो जाएगा। ए वाला एक है, इसमें इस भी के एक है, इसमें एक है, क्योंकि बच्चे जो है निष्क्रिय नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। क्योंकि हर बच्चा देखेंगे आप कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए कैसा है ये है, मतलब बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहता है किसी चीज़ को जानने के लिए, तो निष्क्रिय बिल्कुल को नहीं कह सकते। अब बचा ऑप्शन केवल बी, यानी यही राइट होगा। बाकी ऑप्शनों को भी देख सकते हैं। बच्चे समस्या समाधान करते हैं, बिल्कुल समाधान करता है, समस्या को समाधान करता है वो। ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ये भी सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4 ये तीनों ऑप्शन जो हैं आपके सही हैं, बाकी सब गलत, बाकी जो है पहला बस है ओनली गलत है। चलिए अगले प्रश्न के लिए जाते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास की इस प्रकार आगे बढ़ता है। आप देखेंगे दो इस तरह के प्रश्न आपको अक्सर एग्जाम में दिखने को मिलेगा, सीटेट के एग्जाम में, जिसमें विकास की जो दिशा है 2 तरह से होता है, एक केंद्र से परिधि की ओर होता है, केंद्र से किसकी ओर होती है? परिधि की ओर होता है, और दूसरा होता है, दूसरा जो होगा वो जो होगा सिर से पैर की ओर, सिर से, ये सिर है और ये पैर है, इस सिर से पैर की ओर नीचे की ओर होगा। 2 तरह की विकास की दिशा होता है और इस प्रश्न में कह रहा है सिर पदाभिमुख, यानी कि सिर से पैर की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। और ये अक्सर इस तरह के प्रश्न आपके सीटेट के एग्जाम में दिखने को मिलेगा। ये दो प्रकार की दिशा होता है, एक केंद्र से परिधि की ओर और सर से पैर की ओर, आप याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगले प्रश्न के लिए जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास के लिए संवेदनशील समय, यानी कि जो बच्चा के लिए सबसे जल्दी वो भाषा को ग्रहण कर रहा है, सबसे जल्दी करता है और संवेदनशील वो ही समय को हम कहेंगे। तो पहला ऑप्शन में देखते हैं जन्म के पूर्व, नहीं जन्म के पूर्व तो संवेदनशील अवस्था नहीं है भाषा सीखने की। दूसरा है मध्य बचपन का समय, नहीं, तो क्या बचपन में वो
या घूमे फिरेगा केवल। और तीसरा ऑप्शन है वयस्क। वयस्क टाइम तो बिल्कुल नहीं, आप वयस्क बन गए हो, भाषा नहीं सीखे हो, क्या कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। प्रारंभिक बचपन के समय में जो है बच्चा जो है भाषा का विकास बहुत अच्छे से करते हैं, संवेदनशील समय वही होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा, एक प्रभावशाली जो विद्यालय होता है उसकी प्रथा क्या है, उसकी एक तरह से विशेषता क्या होती है। चलिए ऑप्शनों को पढ़ के देखते हैं। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। नहीं, आपको तुलना तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा है कि विद्यार्थी विशेष होते हैं, हर विद्यार्थी विशेष होते हैं और उसके अनुसार ही उसको हमको शिक्षा देनी चाहिए, उसमें तुलना नहीं करना चाहिए। अगले ऑप्शन में कह रहे हैं कि शारीरिक दंड देकर। ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आप बच्चों को शारीरिक दंड देंगे, वो ये तो अपराध भी आजकल माना जाता है, तो इसको नहीं, ये तो ऑप्शन नेगेटिव है, इसको कट करिए। ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति सापेक्ष, बिल्कुल ये सही उत्तर है। आप बच्चों के सापेक्ष, व्यक्ति के सापेक्ष अधिगम दें, उसके अनुरूप ही शिक्षा दें ताकि बच्चे आसानी से उसको समझ सके। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी तो प्रतियोगी है, इसको तो नहीं, इसको भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट है। चलिए अगले प्रश्न के लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां में कहा गया है किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। मतलब कि एक प्रगतिशील कक्षा है, उसमें एक शिक्षक जो है एक वातावरण को कैसे सुगम बना सकता है। तो देखते हैं ऑप्शनों को। खोज को प्रोत्साहन बहुत पॉजिटिव वर्ड है। आप प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चों को, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और खोज के लिए कर रहे हैं तो ये तो और पॉजिटिव हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बहुत पॉजिटिव है। बाकी को भी देख लेते हैं। बाकी कह रहे हैं कि नियामक, नहीं, नियामक केवल से मज़ा नहीं आएगा, सुगम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी समावेशी को हतोत्साहित बहुत ही नेगेटिव, आप हतोत्साहित बिल्कुल नहीं करेंगे बच्चों को। डी आवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, नहीं, आवृत्ति को बढ़ावा नहीं देते, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही है इसमें। यानी खोज को प्रोत्साहन देंगे ताकि बच्चे अपने अनुरूप जो है खोज कर सकें, अधिगम प्राप्त कर सकें और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। चलिए प्रश्न नंबर 11वां के लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, जी हाँ, आपको सीडीपी में बहुत सारे वैज्ञानिक दिखाई देंगे, जिसमें जो है ये जीन पियाजे भी बॉक्सर आपको सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न को पढ़ते हैं पहले। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। अधिगम के लिए कौन सी चीज़ आवश्यक है। चलिए ऑप्शनों को देखते हैं। पहला ऑप्शन में कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, बहुत पॉजिटिव हैं और ये जीन पियाजे ने इसको कहा भी है। बाकी ऑप्शन में देखेंगे वयस्कों के व्यवहार का आकलन नहीं, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर डी शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वर्ण, ये भी नहीं। आप देखेंगे कि सीडीपी के प्रश्नों के ऑप्शनों को आप पढ़कर उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ज़्यादातर प्रश्नों में आपको देखेंगे कि जो ऑप्शन नेगेटिव रखते हैं उसको पहले काट दो, जो नकारात्मक टाइप लग रहा है और जो बच्चों के फेवर में हो, बच्चों के अनुरूप हो और बच्चे के अनुकूल हो, आसानी से वो समझ रहे हैं, उस तरह के ऑप्शन जो हैं अक्सर सही होते हैं। आप उसके हिसाब से आप सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने उत्तर जो हैं सही रहे और कितने गलत रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।